हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एम होम साइंस इंडिया। और आप देख रहे हैं अपना टीजीटी पीजीटी स्पेशल क्वेश्चन सीरीज क्लास थर्ड। इससे पहले क्लास 1 और 2 हो चुकी है आपकी। अगर किसी ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास 1 और 2 भी देख सकते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक क्लास 2 में होमवर्क दिया था कि सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है। तो सिंधी कढ़ाई का दूसरा नाम जो है वो दसूती कढ़ाई है। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर कढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और क्लास फर्स्ट में एक आपको होमवर्क दिया था मैंने कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा कौन सा है। तो जो सबसे निर्मल रेशा होता है वो होता है आपका ऊन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की। और नेक्स्ट क्लास आपकी अभी ये तीसरी क्लास है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से होंगे। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे किस तरीके के पानी से स्नान करना चाहिए। ठीक है, बहुत गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए, या ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए, या फिर बहुत ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना इजी सा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खुद का लेवल चेक करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आप पॉज करके उनके क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और मुझसे पहले आप अपने आंसर दे सकते हैं। और आंसर देने के बाद जब आप मेरा वीडियो चलाकर देखेंगे तो उसमें जो मैं आंसर आपको बताने वाली हूँ फिर आप अपने आंसर से मैच करके देख सकते हैं कि आपका जो तैयारी का लेवल है वो अभी तक कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो इसका जो आंसर जाएगा कि किस सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना चाहिए, वो है आपका ऑप्शन सी, ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें। अब सभी फैमिली में और सभी व्यक्ति जब नहाते हैं तो साबुन का यूज करते हैं। तो हमारी शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार का साबुन अच्छा होता है इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया है कि क्षार की मात्रा का अधिक प्रयोग किया गया हो, क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो, जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग न किया गया हो, या उपयुक्त सभी गलत है। इसमें डी ऑप्शन बताया गया है कि या फिर ये सारे गलत हैं। लेकिन आपको जो नहाने का साबुन होता है, साबुन वही अच्छा होता है जिसमें क्षार की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो क्षार की मात्रा कम होती है तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी एकदम सही है। नेक्स्ट है आपका, वायु कैसे दूषित होती है, यानी कि जो हमारी वायु जलवायु है वो किस प्रकार से दूषित होती है। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन ए है जीवों की श्वसन क्रिया के द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से, या उपयुक्त सभी से। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी से। क्योंकि जो जीव श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से विभिन्न पदार्थों के जलने से उनमें से ज्वलनशील और गंधहीन एक वायु निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और वाहनों के धुएं से भी विषैला धुआं निकलता है जो हमारे वायु या पर्यावरण को दूषित करता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका इसमें ऑप्शन डी एकदम सही होगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। अब जो हमारा नेचर है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन मतलब सही तरीके से चलता रहे। अगर किसी भी ऑक्सीजन से एक्स्ट्रा में किसी भी वायु की, नाइट्रोजन की या फिर कार्बोहाइड्रेट की या फिर जो अन्य गैसें होते हैं उनकी मात्रा में अगर ऊपर नीचे अनुपात, उनका जो रेशियो है ऊपर नीचे हो जाएगा तो हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बिगड़ जाएगा। तो इसको सही रखने के लिए किसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है? एक कीड़े की, दूसरा जीव जंतुओं की, सी है आपका पेड़ पौधों की या कीट पतंगों की। जो आपको पता होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न एक प्रकार की एक समान यानी कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं।
यानी कि एक समान या अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं और बहुत से ऊतक भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर कोशिका तो हमारा बन नहीं सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका है ऊतक, थर्ड है आपका अंग और तीसरा फोर्थ है आपका तंत्र। तो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमें ऊतकों का निर्माण होता है। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व ही अर्थात गर्भावस्था में होता है। यानी कि जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण बच्चे के जन्म होने से पहले ही गर्भावस्था में होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या कहता है, ये आपको इसमें बताना है। फर्स्ट है इसमें पेशी ऊतक, बी है इसमें तंत्रिका ऊतक, थर्ड है इसमें मांसपेशी ऊतक और फोर्थ है इसमें संयोजी ऊतक। जो जन्म से पहले तैयार होता है वो क्या होता है, एक तंत्रिका का निर्माण होता है। तंत्रिका क्या होती है कि जैसे हमारा पूरा हाथ पैर का निर्माण होना है ना, मस्तिष्क का निर्माण होना, ये सब हमारा तंत्रिका ऊतक के अंदर आता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपास्थि किस पदार्थ से बनती है। यानी कि जो एक तो अस्थि होती है और एक होती है आपकी उपास्थि। तो उपस्थि किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, इसमें आपको बताना था। अस्थि मज्जा से, कोडिन से, कैल्शियम से या ओसिन से। इसमें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोडिन से आपकी उपास्थि पदार्थ बनता है या उपास्थि से कोडिन पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर के किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती है। हमारे शरीर में कई तरीके की अस्थियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई मोटी होती है, ठीक है। तो इसी में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां कहाँ पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी में, जबड़ा में या तालू में, कनपटी में या फिर इन तीनों में। देखिए, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जबड़े में भी कुछ इसी प्रकार की हड्डियां होती है। और अगर आपने कभी कान का चित्र देखा होगा तो उसमें भी आपने बहुत सारी हड्डियों को देखा होगा, क्योंकि ये हड्डियां इस तरीके की होती है कि छोटी छोटी करके ही इनको आप किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। आप कितना भी अपनी कमर के द्वारा झुक सकते हैं, आप अपनी जीभ के द्वारा किसी भी प्रकार बोल सकते हैं, किसी भी शब्द को बोल सकते हैं। कान के अंदर भी बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती है, ठीक है। तो इसमें ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है। इन्होंने लगभग में बात की है, कोई एक श्योर परसेंटेज कुछ होता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारे यहाँ पे प्रजनन यानी कि बच्चों को जन्म देने वाली जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत कितना होगा। 20% होगा या 22% होगा या 24% होगा या फिर 30% होगा। तो इसमें हमें जो प्रतिशत बताना है, इसमें हमारे यहाँ पे 22% महिलाएं ऐसी हैं जो प्रजनन योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक समूहों का या फिर सामाजिक संबंधों का या फिर सामाजिक प्रक्रियाओं का या फिर इनमें से सभी का। जो समाजशास्त्र होता है उनमें हम सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समाज किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बना है, उसके लिए हमें समूहों की आवश्यकता पड़ती है। और जो सामाजिक समूह होते हैं, जब तक उनके अंदर संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक समूहों का निर्माण नहीं किया जा सकता। और जो सामाजिक प्रक्रिया होती है वो सिर्फ सामाजिक समूहों में ही हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो कि समूहों के अंदर ही एक प्रक्रिया हो सकती है। कोई भी एक अकेला व्यक्ति किसी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकता। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। इसमें आपको एक समाजशास्त्री का नाम बताना है जिसने ये डेफिनेशन दी है, ठीक है। और फर्स्ट है इसमें आपका सीमेल, सेकंड है आपका वेबर और डी है इसमें गिडिगस और डी है इसमें आपका दुर्खिम।
मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो समाजशास्त्र के सबसे फेमस समाजशास्त्री है वे दुर्खिम है। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन आए और अगर उसमें दुर्खिम का नाम है तो डेफिनेटली कि वो डेफिनेशन उन्होंने ही दी होगी, लेकिन ये श्योर भी नहीं है, ये 99% है, 1% ये भी हो सकता है कि वो किसी और ने दी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाला एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी दूसरे की भी डेफिनेशन दे सकता है, इतना इजी भी नहीं देगा वो कि सारी डेफिनेशन दुर्खिम की ही दे दे। ठीक है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये दुर्खिम ने दी है, दुर्खिम सर ने दी है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। इसमें आपके बात की है कि जो भौतिक होता है या जो सामाजिक या आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है, यानी कि आवश्यकताओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस किस के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर W.I. टॉम्स द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डैनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा, या फिर सभी के द्वारा। इसमें जो ये वर्गीकरण किया गया है ये सभी के द्वारा किया गया है, क्योंकि किसी ने इसमें भौतिक की बात की है, किसी ने सामाजिक की बात की है, तो किसी ने आत्म संगठन की बात की है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग है। ठीक है, इसमें सबसे सर्वोत्तम उपयोग बताना, ये उपयोग नहीं बताना कि हाँ ये भी उपयोग होता है, उपयोग तो ये भी होता है, उपयोग तो ये भी होता है। उपयोग तो सारे होते हैं, लेकिन इसमें से जो सर्वोत्तम है यानी कि जो सबसे बेस्ट होगा वही आपको बताना है। और ये क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आपके होमवर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो होमवर्क को आपको जरूर बताना है कि होमवर्क में आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अंडे में से मक्खी बनाने में कितना समय लगता है। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। 7 दिन में अंडे में से मक्खी बाहर आ जाती है, या 8 दिन में, 5 दिन में, या फिर 10 दिन में। ठीक है, तो जो अंडे में से मक्खी आने का जो समय है यानी कि एक पूरा इसका जीवन काल है अंडे से बाहर आने का, वो है आपका 10 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है। जो प्राकृतिक झील होती है वो कैसी होती है कि कहीं ना कहीं से प्रकृति के द्वारा पहाड़ों में से जल आता है, यानी कि पानी आता है, बरसात का पानी कहीं भी पहाड़ों में से थोड़ा नीचे नीचे बह के, और उसमें एक जो थोड़ा गहराई वाला स्थान होता है वहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और वो जो पानी इकट्ठा होता है वो एक तालाब से ज्यादा होता है और एक नदी या नहर से कम होता है। ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो लेवल होता है उसी को हम झील कहते हैं। तो झील, प्रकृति झील तो वो हो गई, लेकिन कृत्रिम झील क्या होती है, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हो। और मनुष्य के द्वारा तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, लेकिन सभी झील नहीं हो सकती। तो इसमें से आपको ऑप्शन में से बताना है कि कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है। परिबद्ध जलाशय, या ट्यूबवेल, ओके, या फिर जलधाराएं, या इनमें से कोई नहीं। जो जलधाराएं होती है ये प्राकृतिक होती है। ठीक है, और परिबद्ध जलाशय ये थोड़ा झील से थोड़ा कम होते हैं। और ट्यूबवेल जो होती है आपने सुना भी होगा, या फिर जो गांव के बच्चे होते हैं उनको तो पता ही होता है, एक जमीन में बहुत ज्यादा नीचे गहरा गड्ढा करके बनाया जाता है और उसमें से फिर पानी निकाला जाता है जो खेतों की सिंचाई के लिए काम में आता है। तो कृत्रिम झील का जो दूसरा नाम है वो ट्यूबवेल भी है। नेक्स्ट है आपका तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है। जब पहले कुछ टाइम पहले तालाबों या कुओं का इस्तेमाल पानी के लिए किया जाता था, पानी का यूज करने के लिए किया जाता था सभी चीजों में। तो कभी कभी क्या होता है, बरसात के दिनों में वो अशुद्ध हो जाता था या गंदा हो जाता था, तो उसको शुद्ध करने के लिए कुछ चीजों का प्रयोग किया जाता था। उनमें से आपको बताना है कि वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है। गंधक हो सकती है, ब्लीचिंग पाउडर हो सकता है, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें जो प्रयोग करते थे वो गंधक का प्रयोग करते थे। आज भी अगर आपके पास कोई मतलब थोड़ा धुंधला या वैसा कोई आप सोच रहे हो कि जैसे फिल्टर वाला पानी तो आपके पास है नहीं, लेकिन आपको पानी पीना है, तो आप उसमें गंधक डाल के रख दीजिए थोड़ी देर, तो आप थोड़ी देर के बाद उस पानी का यूज अपने पीने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइम क्या है।
व्हाट इज काइंड? यह एक प्रकार का पाचक रस है या फिर पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है या आमाशय भित्ति में भोजन के लेय के रूप में होना है। इसमें आपको काइंड को बताना है। ये आपका जो है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड जो आपका पार्ट होता है होम साइंस का, उसी से एक क्वेश्चन है ये। और इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी इसमें आपका राइट होगा। ये एक आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ निकलता है। जो लोग ये ठेली पे या बड़े बड़े होटलों में भी काम करते हैं या औरतें जो घर में काम करती है कि आज पूरी बना ली फिर उस तेल को उठा के रख लेती है, फिर पूरी बना ली फिर उठा के रख लेती है, तो तेल को ज्यादा पकाने से क्या होता है कि उसमें से एक हानिकारक पदार्थ निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो महिलाओं से मैं मतलब रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरीके से तेल को उठा के मत रखा करे, उसे एक बार में ही यूज कर ले। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिल्कुल बी है। एक्रोलिन नामक पदार्थ इसमें से निकलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? दालों के द्वारा और फलियों के द्वारा हमें पोषक तत्व तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा और जो उत्तम स्रोत के द्वारा प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, फिर प्रोटीन होता है। तो इसमें जो उत्तम पोषक हमें प्राप्त होता है वो हमें प्रोटीन होता है। दालें जो है प्रोटीन का एक उत्तम स्रोत है। शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस उत्तक के रूप में जमा हो जाते हैं? संयोजी उत्तक, श्लेष्मिक उत्तक, एंडीपोज उत्तक या इनमें से सभी या सभी उत्तक के नीचे जमा हो जाते हैं। तो ग्लूकोज त्वचा के किस उत्तक के नीचे जमा होते हैं? एंडीपोज उत्तक के नीचे जमा हो जाते हैं। ठीक है। रंग खींचने वाली छपाई में ब्लीचिंग करने के लिए प्रमुख रूप से किसका प्रयोग करते हैं? जब हम ब्लीचिंग करते हैं या छपाई करते हैं या फिर टाई एंड डाई करते हैं, तो ऐसे में रंग खींचने वाली छपाई में ब्लीचिंग के लिए किस चीज का हम यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसमें हम जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं। अम्लीय मोर्डेंट के रूप में क्षारीय रंजक में किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लीय मोरे रंजक में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, टेनिल अम्ल का या सभी का? इसमें जो हम यूज करते हैं वो टेनिक अम्ल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सादे पजामे की नाप का निर्धारण करते हैं। जो आप सादा पजामा बनाते हैं उसमें आपको नाप के लिए किस किस नाप की जरूरत पड़ती है, यानी कि लंबाई की, चौड़ाई की, मोटाई की, गोलाई की। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी जरूरत पड़ती है, लंबाई से, सिट से, लंबाई और सिट से, मोहरी की चौड़ाई से। ठीक है, तो कोई भी चीज आप किसी एक नाप से नहीं बना सकते, तो उसमें आपको दो चीजों की जरूर आवश्यकता पड़ती है, और वो कौन सी है? पजामे के लिए है, सादे पजामे के लिए लंबाई और सिट से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उन्नत रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधि से उत्तम रेशम का जो उत्पादन हुआ था वो कौन से देश में हुआ था? यहाँ पे आपको देश के बारे में बताना है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, चीन में, स्पेन में या फिर जापान में। तो जो रेशम का उत्पादन हुआ था वो सबसे पहले उत्तम उत्पादन के लिए कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? ठीक है, जो 3D नामक बीमारी होती है